रोज़ दिन तो नहीं मिलते होंगे लंच करने का टाइम? क्या लंच करने का टाइम ऐसे प्रॉपरली मिलता है रोज़ दिन? लंच के लिए तो मैं आ ही जाता हूँ। अच्छा। ऑफिस पास में ही है ना। खाना जरूरी है गरम गरम। फूडी हो? देख के नहीं लगता। बिग फूडी। अच्छा। मोस्टली स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। उसमें भी कौन सा? जो आईटी दिल्ली में था ना मैं, तब जितने भी दिल्ली के मेरे आईटी दिल्ली कैंपस के आसपास स्ट्रीट फूड वाले थे, जिसमें मोस्टली जो चटपटी वाली चीज़ें हैं, पानी पूरी हो गया, मोमोज हो गया, बल्ले, इस टाइप की चीज़ें, वो बड़ी रोल वोल सब। टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, कहाँ से शुरू हुआ सब कुछ? मैं बेसिकली एक राजस्थान में, साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान में करौली जिला है। अच्छा। 97 में ये सवाई माधोपुर से सेपरेट हुआ है। इट्स द लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चरल है, किसान। अच्छा। मेरे दादा दादी हैं अभी भी, वो किसानी का काम किया उन्होंने। फादर साहब गवर्नमेंट टीचर हैं, 3rd ग्रेड राजस्थान में? राजस्थान सरकार में 8th क्लास तक के स्कूल में वो वहाँ पर पोस्टेड हैं। ये राइट नाउ 52, तो अभी 8 ईयर की सर्विस है उनकी। एंड मेरी एलिमेंट्री एजुकेशन गांव में हुई है, सरकारी स्कूल में 5th क्लास तक। देन 6 to 10th प्राइवेट स्कूल में हुई है, करौली में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। हम लोग जब मैं 5th 6th में था तो हम करौली शिफ्ट हो गए थे पढ़ाई की वजह से। 11th 12th में कोटा चला गया था IIT की तैयारी के लिए, तो वहाँ एक रेजिडेंस करके कोचिंग थी, उसमें तैयारी करी थी। 12th के साथ फर्स्ट टाइम में IIT में हो गया था, तो IIT BHU में मैंने BTech किया 4 साल सिविल इंजीनियरिंग में। वहाँ पे जब फाइनल ईयर में आप दिसंबर में प्लेसमेंट वीक होता है, तो उसमें मेरा NHA, कोल इंडिया लिमिटेड, LNT, इन तीनों में प्लेसमेंट था। हो गया था। तो वो ज्वाइन नहीं किया मैंने, बिकॉज प्लेसमेंट लेने के पर्पज़ भी ये थे, बिकॉज काफ़ी बार लोग ये बोलते हैं ना कि IIT से जाने के बावजूद भी जॉब नहीं मिलेगी, समथिंग लाइक दैट। तो वो थोड़ा सा अपना कैलिबर प्रूव करने के लिए इन रिलेटिव स्मॉल सोसाइटी को, कि हाँ जॉब ले ली थी लेकिन ज्वाइन नहीं करी, और आई हैव दैट कैलिबर। फिर मेरा UPSC का जर्नी स्टार्ट हो गया था। तो जब मैं दिल्ली आया तो कोचिंग वाले एरिया में गया, मुखर्जी नगर, उसमें तो वहाँ पे कोचिंगों की फ़ीस इतनी थी 1-1.5 लाख रुपए। एंड उसके बाद ये कौन सी ईयर की बात कर रहे हो आप? ये है जब मैं 15 में 2015 कॉलेज से पास आउट होने के बाद। तो उसके बाद वहाँ रूम का खर्चा वो सब पता किया, तो एनुअली 3 से 4 लाख रुपए खर्चा होगा। तो आई थॉट ऑफ कि इतना तो पेरेंट्स की पॉकेट पे बर्डन करने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज IIT से पास आउट होने के बाद आप एक थोड़ा तो इतना है कि आप एटलीस्ट पेरेंट्स पे बर्डन ना बने आप। तो मैंने गेट नाम से एक एग्जाम होती है वो लिखा, और मास्टर्स के लिए होता है ना वो। हाँ, उसमें मेरा स्कोर अच्छा था, तो IIT दिल्ली में MTech में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। फिर मैं साथ साथ MTech करता रहा और साथ साथ ही तैयारी करता रहा। फिर मैंने फर्स्ट टाइम अपना लिखा 16 में। तो फर्स्ट मैंने CSE और फॉरेस्ट का प्रीलिम्स कॉमन होता है जैसे बताया, तो दोनों का पेयर हुआ, दोनों में मेरा प्री निकला, दोनों का मेंस निकला, दोनों का इंटरव्यू दिया, फाइनल नहीं हुआ कुछ भी, दोनों ही रह गए मेरे। सेकंड अटेम्प्ट मैंने 17 में लिखा, तो 17 में फॉरेस्ट का प्री नहीं निकला, बिकॉज फॉरेस्ट की प्रीलिम्स की कट ऑफ ज़्यादा जाती है सिविल सर्विस से। जैसे अगर सिविल सर्विस की 200 में से 110 मार्क्स गई, तो 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा 125 जाएगी फॉरेस्ट की कट ऑफ, इस टाइप से जाती है। वो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में ओनली फॉरेस्ट का प्री नहीं निकला, सिविल का प्री निकल गया। अच्छा। सिविल सर्विस का मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, फाइनल नहीं हुआ, 13 मार्क्स से। तीसरा अटेम्प्ट लिखा, दोनों प्री निकले, दोनों मेंस निकले, दोनों फाइनल निकले। तीसरा अटेम्प्ट में मेरी दोनों चीज़ें एक साथ निकली। तो फरवरी में फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट आया था, उसमें उड़ीसा का डर मुझे अलर्ट हुआ। तो फिर सिविल सर्विस का रिजल्ट आ गया 4-5 महीने बाद फाइनल। मेरा ये था कि मैं थ्रू आउट द ईयर बिजी रहता था। प्री दोनों के मेंस अलग थे, तो दोनों का प्री निकलता था, तो फिर मेंस दोनों के अलग अलग होते थे। फिर जैसे नवंबर में CSE का मेंस होता है और दिसंबर में फॉरेस्ट का मेंस होता है। तो CSE का मेंस देखे मेरे पास मतलब बेल होने के लिए समय था ही नहीं बिल्कुल पार्टी वार्टी के लिए। मैं सीधा वो फॉरेस्ट के मेंस में गिर जाता था। मतलब मेरा एक ऑप्शन तो कॉमन ही था दोनों में, सिविल इंजीनियरिंग। इंडियन फॉरेस्ट्री मेरे को अलग से पढ़ना पड़ता था, तो 1 महीने में वो कवर कर लेता था। उसके बाद
दोनों का मेंस निकला तो जनवरी में इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं फॉरेस्ट सर्विस के। तो पहले इसका इंटरव्यू होता था वो यूपीएससी सेम बोर्ड से, सबको सेम होता है। तो उसके बाद फिर सीएससी का इंटरव्यू मार्च में होता था। तो थ्रू आउट द रिजल्ट अगर फिर मेरा नहीं भी निकलता था अप्रैल में रिजल्ट में, तो जून में वो प्री दोबारा से आ जाता। तो मेरे पास जैसे अगर नहीं निकला तो रोने धोने के लिए भी समय नहीं होता था, मतलब डिमोटिवेट होने के लिए फुर्सत थी ही नहीं। तीसरे अटेम्प्ट में फिर सीएससी में भी हो गया, उसमें आईएएस मिल रहा था, फिर उसमें चला गया ट्रेनिंग। तो मेरी जो जर्नी रही है वो आई वुड से स्ट्रगल रहे हैं बिकॉज ऑफ माई, जो मेन सबसे बड़ा स्ट्रगल था वो था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बिकॉज मेरी जो एजुकेशन है इनिशियली, जो एलिमेंट्री एजुकेशन और मिडिल एंड टिल सेकेंडरी तक की जो एजुकेशन है वो अच्छे स्कूलों से नहीं है। तो एक हिंदी मीडियम से थी और इनिशियली सरकारी स्कूल में बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से था। तो जो कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि भाई जो डीएवी डीपीएस के बच्चे हैं उनके मैं कैसे compete करूंगा उनसे। जब मैं दिल्ली आया तो आई वाज लाइक, मेरी सराउंडिंग फैमिली में भी कोई ब्यूरोक्रेसी में है नहीं। मेरे मैटरनल साइड से मामाओं ने एडमिनिस्ट्रेशन की एग्ज़ाम लिखी है बट वो सर्विस में क्वालिफाई हुए नहीं है। अच्छा। तो उनका थोड़ा बहुत गाइडेंस रहता है बट वो एक पर्सनल टच होता है ना किसी अधिकारी के साथ। जैसे मैं सिलेक्शन से पहले किसी आईएएस से मिला भी नहीं था इवन दो। तो वो सब हेल्प करता है अगर मिल गया तो सर्विस, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है आपका। अच्छा, अदरवाइज कुछ हाँ, आपको ये लगता है ना कि ये बंदा जो मेरे सेम, जैसे अब सपोज मैं हूँ सर्विस में हूँ, अब मेरा भाई तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो इसको पता है कि भाई मैं ये भाई इतने सेम सर्कमस्टेंसेस में निकाल सकता है तो मैं भी निकाल सकता हूँ। वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। यूपीएससी में जब मैं तैयारी कर रहा था लिटरली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जब दोनों के इंटरव्यू कॉल आए तो आई वाज लाइक यूपीएससी बिना बात के लोगों ने हाइप किया हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअल में। तो फिर लेकिन जब फाइनल नहीं हुआ देन मुझे समझ में आया कि लाइक यू हैव टू टेक सीरियसली। हाँ। और ऐसे कुछ लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक के साथ इन हो जाते हैं, दे आर वेरी लकी एनफ। लकी मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, लेकिन उन्होंने भी स्ट्रगल्स देखा ही नहीं। मतलब यूपीएससी इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग। आपको नहीं पता किस चीज में आपको कैसे मार्क्स मिल जाते हैं। सी देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक से। इंटरव्यू में आपको आधे घंटे मिल रहा है, इट डिपेंड्स बोर्ड ने आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप करे। आपसे उन टॉपिकों पे याद है क्या पूछा था? हाँ मुझे याद है, बताओ ना क्या पूछा था। सी इंटरव्यू में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत सही नहीं होता। अच्छा। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं। जैसे कि सपोज अभी मैंने मान लिया कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ, तो पाकिस्तान ने कोई अटैक किया, ठीक है, तो आपसे पूछेंगे क्या इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए, क्या इज इट राइट टू रिटेलिएट, और शांति का वो मैसेज भेजना चाहिए, समझ लीजिए। तो आप बोलोगे it's a question of India integrity and sovereignty and security, neither all three beings of Indian defense should not compromise on that or something like that, अटैक कर देना चाहिए। आंसर गलत नहीं है। एक होता है कि लाइक हाँ मैं मानता हूँ लेकिन उससे बार बढ़ता ही जाएगा, कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ का लॉस ही होगा, तो कहीं ना कहीं हम उनसे वार्तालाप टेबल टॉक कर लें लीडरशिप के माध्यम से, वो भी गलत आंसर नहीं है। बट जो सुनने वाला बंदा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस आंसर में कन्विंस होगा, वो आपको नहीं पता। सपोज आपने दिया पहला वाला आंसर और ही बिलोंग्स टू सम डिफेंस बैकग्राउंड, तो मे बी ही वुड लाइक योर आंसर और वो अच्छे मार्क्स दे देगा आपको। आपने दूसरा आंसर दिया, शायद उसको पसंद ना आए। तो इंटरव्यू में क्या होता है, आपके आंसर्स गलत सही नहीं होते, उस सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, आपका उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है चीजों को लेकर। तो बेसिकली लक का गेम है, लक का गेम है इंटरव्यू में है, बिकॉज वहाँ सामने वाले की थिंकिंग उसके पूरी जिंदगी पे डिपेंड है, उसका क्या है अपना एक्सपोजर है, बिकॉज देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। तभी मैं कहता हूँ कि इंटरव्यू का बहुत ज्यादा वेटेज होना ही नहीं चाहिए कभी। यू कैन प्रेडिक्ट समबडी पर्सनैलिटी विद इन हाफ आवर। इंटरव्यू जरूर होना चाहिए बिकॉज उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप क्वालिटी बहुत सारी जजमेंट होते हैं, बट उसका वेटेज इतना कम रखो कि ज़्यादा डिफरेंसेस ना आए। आपने एक ना चीज़, जब ये अपनी स्टोरी बता रहे थे, आपने एक चीज़ बोला कि मैं सबसे ज़्यादा लैक कर रहा था कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस से एक चीज़ आता है कन्विंसिंग पावर। जैसे अभी हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे ना, देश पॉलिटिकल प्रेशर या कोई भी चीज़, जैसे मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नो हाउ यू कैन मीट सो मेनी ऑफिसर्स, या पर्सनल लेवल पे मुझे ये लगता है कि हर गेम एक ही जगह पे अटका हुआ है, दैट्स योर कन्विंसिंग पावर। इफ यू कैन शेयर दिस थिंग फ्रॉम योर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू,
लोगों को ये लगता है कि कोई आईएएस बन गया मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, बट सब कुछ नहीं होता है, और कन्विंसिंग पावर प्लेज अ वाइटल रोल। कॉन्फिडेंस एंड कन्विंसिंग पावर एक्सपीरियंस से आता है। अच्छा, आपके पहले की लाइफ क्या रही है, आप जैसे सपोज मेरे फादर साहब आईएएस हैं, राइट सपोज, और मैं बचपन से उनकी वर्किंग देख रहा हूँ, मुझे पता है कि वो मेरे से डिस्कस भी करते हैं। सपोज मान लो कि मुझे अब जब थ्रू आउट 20-25 साल आप उनके साथ बताओगे तो कभी ना कभी तो वो चीज़ें आपके बारे में भी बताएंगे, लोग भी मिलने आते हैं उनको भी आप ऑब्जर्व करोगे, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा उसमें। उसे पता है कि आईएएस की वर्किंग क्या होती है, मे बी एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पता हो, लेकिन एक ये पता है कि इस टाइप की वर्किंग रहती है, और ये मेरा ऑरा है मेरे फादर साहब का, उनकी कलम में इतनी पावर है। तो उस बंदे का जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, कॉन्फिडेंस है, वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि मैं आईएएस हूँ, मेरी वाइफ आईएएस है, कल मेरी बेटी या बेटा आईएएस बनता है, देयर इज नो बिग डील इन दैट, बिकॉज मतलब बिग डील तो है, नो डाउट इन दैट, मेहनत करेगा, लेकिन उसमें और एक बंदा वो जो मैं हूँ, जैसे आज मैं बिल्कुल जीरो से उठा किसान फैमिली से और आज मैं इस पोस्ट पे पहुंचा, मेरी जो स्ट्रगल है और उसकी स्ट्रगल है कांट बी कंपेयर्ड। मेरा जो सुकून है वो फील ही नहीं कर सकता। मैं आज जो काफी लोग बोलते हैं ना आफ्टर सिलेक्शन व्हाट थिंग हैज चेंज इन योर लाइफ, मैं ऐसा का ऐसा ही हूँ, लेकिन जो जर्नी में जो मजा है ना, लाइक आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर उठने का जो फील है ना, वो वही बंदा फील कर सकता है जो उठा है, और उसकी कहीं ना कहीं डर खत्म हो जाता है। हाँ, एंड एक जो सुकून मिलता है ना आपकी वजह से, आपके पेरेंट्स को जो रेस्पेक्ट मिलती है, उनके फेस पे जो स्माइल है, वो उसी का मजा है, अदरवाइज कुछ नहीं बदला। मैं तो पहले भी ऐसा ही इंसान था, बस गिनती की 30-40 बुक पढ़ ली, वो एक एग्जाम निकाल ली और दैट्स इट, ऑफिसर बन गया। मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। लोगों का दृष्टिकोण है, लोगों का नजरिया मेरे रेस्पेक्ट में बदल गया, उन्हें दिख गया कि बंदा कुछ कर सकता है समाज के लिए, रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो इसकी बातें सुनी जाए। वो लोगों का जो एटीट्यूड है मेरी साइड वो बदल गया, मेरे पेरेंट्स को रेस्पेक्ट मिल रही है, वो सुकून बढ़ गया मेरी लाइफ में, नथिंग मोर देन दैट। बट ये भी तो सर, जैसे आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट बोला कि बेसिकली जीरो से हीरो बना, है ना, तो वो डर आपका मन से खत्म ही होगा ना कि क्या ही हो जाएगा, दोबारा अगर गिर भी जाओगे तो नेचुरली लोगों को ये होता है ना, अगर मान लो आपको किसी ने कुछ जगह दे दिया, सबसे बड़ा डर रहता है जगह चला जाएगा तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक सिस्टर है जो गवर्नमेंट टीचर है राजस्थान सेक्टर में, ठीक है, मैंने उनको बोला था कि दीदी आप आईएएस लिखो, आरएस लिखो, निकाल लो क्या आप, शी सेड के मेरे से नहीं निकलेगा। मैंने कहा आपने अभी मत लाना हरवीर डर, मैंने कहा आपने कभी एग्जाम नहीं लिखा यूपीएससी का, ना आपने कभी फॉर्म भरा है, ना आपने कभी सिलेबस देखा, आपको कैसे पता नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, मतलब मैं कह रहा हूँ ना निकलेगा आपको। इट मीन्स हमारे यहाँ पे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं आईएएस में निकाल सकता हूँ, बिकॉज मन में बैठा है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, आपकी सोच ये रहती है कि जस्ट जॉब मिल जाए ताकि आपको एक डेली बेसिस का जो खर्चा पानी है वो निकल जाए, आप बेसिक नीड कंप्लीट हो जाती हैं, तब आप सपने देखते हैं। बोलते हैं ना गरीबी क्या है, गरीबी पॉवर्टी इज जस्ट नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेज, पुअर पीपल इवन डजंट ड्रीम बिग। गरीब का सपना ही इतना है कि रोटी कपड़ा मिल जाए बस, उसका सपना कभी कभी सपना बड़ा दिखता ही नहीं, बिकॉज उसको सेटअप ऐसा है कि रास्ते नहीं खुले हुए तो उसको अपनी औकात बता दी जाती है। तो प्रॉब्लम वही है ना, रूरल आप 80% लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनके साथ सबसे बड़ा इशू यही होता है, वो गली का हर एक बच्चा आईएएस बन सकता है, जस्ट जरूरत है तो राइट गाइडेंस की और राइट कॉन्फिडेंस की, उसके बाद सिंसियरिटी और डेडिकेशन। अगर ये चीज़ें हैं ना तो आप हर गली का बना दोगे। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उनको वो सपने ही नहीं दिखाए गए या वो खुद से नहीं देख पाए बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। तो मैं तो यही कहता हूँ, जिंदगी एक मिली है आपको, सपना जो बनना है आपको, पीएम सीएम व्हाटएवर इट इज, इसी लाइफ में बनना है ना। अगले आईएएस बनने के लिए अगला जन्म तो नहीं लोगे, इसी लाइफ में करो जो करना है। आप देखो बोलते हैं ना सपने वो नहीं होते जो सोते टाइम देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। आपको हर एक, आपने सपना बना लिया कि मुझे आईएएस बनना है, आपको पता होना चाहिए वो सपना अचीव कैसे किया जाता है, सिलेबस क्या है, उसकी एग्जाम की डिमांड क्या है, पेपर में क्या पूछा जाता है, उसको टेस्ट सीरीज लगाओगे, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर अचीव होगा। ये नहीं कि आप सोच लिया आपने पीएम बनना है और आपने रास्ते पे वर्कआउट ही नहीं किया। इफ यू आर डिटरमाइंड कि आपको पीएम बनना, बन जाओगे, मे बी समय लग जाएगा, लेकिन आप पहले पता है कि एमपी बनना पड़ता है, एमपी के लिए किसी पार्टी या इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, उसके लिए आपको ये प्रोसेस होता है, वोट मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो मेरा यही कहना है। हाँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम तो बहुत गरीब है या हमारे साथ सपोर्ट नहीं है, कैसे तैयारी करें। सी
आप डेली बेसिस पे ओनली मीठा खाना खाओ, आपको वो खाना 1 महीने बाद बकवास लगने लगेगा। आपको चटपटा जरूर चाहिए। ऐसी लाइफ में ना दुख बहुत जरूरी है। आपको अगर सुख ही सुख रहे ना तो उसको जीवन की इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आएगी, आपको वो जीवन जीने में मजा ही नहीं आएगा। तो बोलते हैं ना, लोस एंड हाइज बोथ शुड बी देयर इन लाइफ। दुख और सुख दोनों का साथ चाहिए, उसी में जीने में मजा है। मतलब आई तो फील वेरी लकी कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जिसमें मुझे सारी सुविधाएं ना मिली। मेरे को मजा आया मेरी जर्नी में। मैं तो चाहता मैं और भी गरीब होता। मतलब लिटरली मेरे को नीचे से ऊपर आने में जो मजा है ना, मतलब बहुत बड़ा मजा आता है। मैं कभी चीज़ों को एज ए ऑब्स्टेकल लेता ही नहीं। तो ठीक है, परेशानियां होंगी, किसके जीवन में नहीं है परेशानियां, हर किसी के में। इट्स आपके ऊपर है, आप कैसे चीज़ों को देखते हो। ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव साइड। आपको चलो आपने कोई एग्जाम लिखी, नहीं सिलेक्शन हुआ, ठीक है, नहीं हुआ आपको, लेकिन कुछ सीखने को तो मिला ना। आपको जो कमियां हुई हैं उनको फाइंड आउट करो, उन पर वर्क करो। मैं तो कहता हूँ हर एक बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कराओ। उसका एक रीजन है, सिलेबस इतना वेल डिजाइंड है, हर सब्जेक्ट का ABCD पता चल जाता है आपको। आप यूपीएससी निकालोगे नहीं निकालोगे, लेकिन एक अच्छे इंसान बन के जाओगे। आपको यू कैन पार्टिसिपेट एट पब्लिक एट प्लेटफॉर्म एनी टाइम। आपको हर एक चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे आप। बट एक चीज़, लाइक यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, यू कैन से इट मोर ब्यूटीफुली। अगर मान लो आप क्लियर नहीं करते, फिर भी इतना खुश होते जितना खुश आज हो? डेफिनेटली। देखो, पहली बात तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता? हर एक साल सीट आती है, एक सिलेबस फिक्स है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी या इंग्लिश में या चाइनीज तो है नहीं जो पढ़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा। मेरा एक दोस्त था, मैं बताता हूँ, मैं जब IIT दिल्ली में जब हम तैयारी कर रहे थे, 4 फ्रेंड थे। अच्छा। और आज चारों ही हम सर्विस में हैं। ओके। और एक ही साल में सेलेक्ट हुए हम, 2 IAS हैं, 2 चारों। हाँ। अच्छा। ये बड़ी कमाल की स्टोरी है। कौन है ये लोग? कौन से जिसमें 2 तो भाई हैं, बिल्कुल खास भाई हैं, दोनों IPS हैं। खास भाई हैं, मतलब ब्रदर्स। अच्छा, लाइक वो फ्रेंडशिप वाला ब्रदर, मुझे लगा रिश्तेदार, ब्लड रिलेशंस। ओह माय गॉड। छोटे बड़े भाई हैं। बड़ा भाई है महाराष्ट्र कैडर में IPS 19 बैच, और छोटा भाई है, हमारे टाइम पे उसको IITS मिला था, लेकिन उसने बाद में रैंक इंप्रूव करके ही इज इन IPS 20 बैच UP कैडर। अच्छा। महाराष्ट्र में पंकज कुमावत है और यहाँ पे अमित कुमावत है। उन दोनों के फादर टेलर हैं झुंझुनू में। तो हम जब तैयारी करते थे IIT दिल्ली में, जब लाइब्रेरी में, तो चौथा कौन है? एक है जो मणिपुर कैडर में है। क्या नाम है उसका? नाम IAS है। हाँ, उसको पहले IPS मिला था, फिर उसने रैंक करके कृष्ण कुमार। नहीं अच्छा चलो छोड़ो, नारंग करके कुछ। अच्छा, पूरा ये गजब कंपटीशन है। हुआ क्या, हम चारों तैयारी करते थे, तो IIT दिल्ली की लाइब्रेरी में जब चाय पे ऐसे बोर हो गए तो चाय पीने आगे नीचे तो डिस्कशन करते थे। तो एक जो पंकज कुमावत था महाराष्ट्र कैडर में, वो बड़ा ही जॉब IIT दिल्ली से पास आउट था, तो जॉब छोड़ के और IAS में तैयारी करना आया था वो। तो बड़ा ही सिंसियर कैंडिडेट था, और मैं तो कहता हूँ कि मेरी सक्सेस में काफ़ी क्रेडिट दोस्तों का भी रहा है। तो भाइयों का। हाँ, हम एक दिन डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी लाइफ में हमने IAS ही क्यों चुना, मतलब और सेक्टर्स में क्यों नहीं गए हम भी। सारे मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास, हमारे पास तक है। राजनीति अगर करें तो देखो, मैं छोटी मोटी राजनीति को राजनीति नहीं बोलता, मैं MLA से नीचे कोई राजनीति नहीं होती। मतलब तो आपको MLA MP बनने के लिए जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारे पास बचपन से टारगेट बड़ा था। ऑलवेज ड्रीम बिग। मैं तो हमेशा बच्चों को भी बोलता हूँ, छोटा सपना क्यों देखना है। आप जैसे क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आप ये तो नहीं कि मैं एग्जाम छोटी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं तो 2 ही घंटे पढ़ूँ। आप अपना 100% दोगे ना, और जब 100% ही देना है तो सपना छोटा क्यों हो। जब 100% देंगे तो फिर IAS ही बनेंगे ना। आपको जब पता है कि मेरा 100% इतना है तो मैं तो IAS ही बनता हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि राजनीति में इसलिए नहीं कि भाई हमारे पास टिकट लेने की कोई पावर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है एक्सपेंडिचर झेलने के लिए। स्पोर्ट्स में देयर इज़ नो क्लियर ग्राउंड के आप जैसे क्रिकेट स्टार्ट करते हो, शायद रणजी खेल लोगे जैसे ज़्यादा, देश पर रिप्रेजेंट करने का आपको एक रास्ता ही क्लियर नहीं है बच्चों को, कहीं पे भी कोई एकेडमी नहीं है, कुछ नहीं है। बिजनेस में कोई मेरा फैमिली बिजनेस है नहीं जिसको मैं संभाल सकूं। मॉडलिंग में मेरे से अच्छी सूरत वाले लोग बहुत होंगे, दिल्ली, बॉम्बे, समथिंग लाइक दैट। मतलब किसी भी फील्ड में मैं जाऊंगा, आई एम नॉट कैपेबल टू डू दैट। मतलब मेरे को बहुत समय लगेगा उसमें। गेटवे एक ही है। हाँ, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को उसका स्तर सुधार सकती है और समाज का स्तर सुधार सकती है।
किताब मेरे को बता दो, एग्जाम कब है, कितनी किताब पढ़नी है और कौन सा है, उसके बाद मेरे से आगे कोई निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मतलब हमारी सोच वो थी। जो हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हम यही कंक्लूजन निकला कि यार हम ओनली एजुकेशन में compete कर सकते हैं लोगों से और किसी में नहीं। तो बस क्यों एजुकेशन में हर किसी को टेबल कुर्सी पे बैठने की हिम्मत हर किसी की नहीं है। कोई कितना भी पैसे वाला हो, पढ़ाई के लिए तो आपको टेबल कुर्सी पे बैठना ही पड़ता है, और वो किसी के हेरिडेटरी नहीं मिलती, किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। मैं ऑलवेज से दिस कि हमेशा लाइफ में एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों पे ध्यान रखो, बाकी की चीज़ें इग्नोर कर दो। कपड़ा चाहे फटा पहन लो, खाना चाहे मतलब रोटी दाल खा लो, लेकिन पढ़ाई अच्छी करो और हेल्थ पे ध्यान रखो। ऑलवेज आप लाइफ में आगे जाओगे। तो इस टाइप की अगर आप थॉट रखते हो ना तो लाइफ में कुछ अच्छा ही होता है, मैंने ये देखा है। लास्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा टाइम ले लूँगा, कि ये जितना मुझे नॉलेज है, मतलब जितना मुझे समझ आया, ये अ सॉर्ट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट गेम है। You are basically a leader sitting on the top and you need to make your people run smoothly. तो जैसे अभी हम लोग वहाँ पे थे आपके DMC के ऑफिस में, तो you rightly said, they said कि तबीयत खराब है। बहुत बार होता है ना, लोग बहाना देता है। Many times you cannot become harsh to them, but आपको काम करवा लेना है। How is it? एडमिनिस्ट्रेशन में ना इट्स ए कॉम्बो ऑफ लीडरशिप, मैनेजर एंड वॉट एवर पोस्ट यू कैन कॉल इट। बिकॉज लीडर क्या होता है? लीडर है जो अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। और आप लीडर जो बोल रहा है वो लोग सपोर्ट उसको फॉलो करें। एंड मैनेजर क्या होता है? आपको पावर दी हुई है चीज़ों को, उनको आप एक टैक्टिकल वे में मिनिमम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ कर रहे हो आप। हम लोग क्या करते हैं, हमारी जब रोल आता है आईएएस का, तो उसमें आपको लोगों को इन्फ्लुएंस भी करना होता है, लोगों से काम भी निकलवाना है, आपको एक पर्टिकुलर सेटअप दिया हुआ है, उससे आपको रिसोर्सेज यूज करके यूटिलाइजेशन भी करना है। तो इट्स ए कॉम्बो ऑफ ऑल। वो आपको जब डिफरेंट पोस्टों पे आप जब जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो सीखते जाते हो आप। तो वो हमारा रोल रहता है मेनली। बट उसमें तो ये होता है ना सर, कुछ लोग डांट से सीधा होता है, उसको प्यार से समझाना पड़ता है, किसी को मैनिपुलेट करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक मेथड जो काम करता है, कैसे स्टडी करते हो उसको? जैसे आपने किसी ने, आपको पता चल जाता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, उनके जो इमीडिएट सुपरवाइजर्स हैं उनसे भी आप रिपोर्ट लेते हो, जनता की रिपोर्ट भी मिलती है कि ग्रीवेंस सिचुएशन में लोग आपके पास आते जाते हैं, वो बताते हैं। तो जो अच्छा काम करते हैं उनको आप अवार्ड दो, ताकि कैरेट, एंड जो गलत काम करते हैं या काम चोरी करते हैं, कुछ बहाने बनाते हैं, उनको पनिशमेंट दो। एंड वो लोगों को दिखना चाहिए कि इसको गलत काम की सजा दी गई, ताकि वो मैसेज आपको कन्वे हो। कोई बड़ी मछली को आपने अगर पनिशमेंट दे दिया ना, छोटी मछली ऑटोमेटिक सही हो जाती है। तो ऑलवेज फॉलो कैरेट एंड स्टिक मेथड। तुरंत उसी टाइम आपको एक्शन दिखना चाहिए। आप अगर ये फॉलो करते हैं, आपकी एक इमेज छवि बन जाती है, फिर स्टाफ उस हिसाब से आपकी रिएक्ट करता है।